जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और उसके वातावरण के बीच के संबंध को बताता है उसे ही पारिस्थितिकी कहते हैं। और इसकी खोज किसने किया हुआ, मतलब पारिस्थितिकी का तो रीटर ने किया हुआ था। जबकि रीटर से अगर बात करेंगे सब उससे पहले किसने किया हुआ था हाइकल ने किया हुआ, याद रखेगा। जबकि इसमें कहेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी जैसे ही तंत्र लगेगा यानी कि इकोसिस्टम, उसको एजी टॉन्सले ने किया हुआ है। उसको पारिस्थितिकी तंत्र को पाड़ी तंत्र भी कहा जाता है। पाड़ी तंत्र मतलब इकोलॉजी सिस्टम कहलाता है। तो याद रखना है कि एजी टॉन्सले ने किया हुआ था। बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के कितने भाग होते हैं, तो इसके दो भाग होते हैं, याद रखेगा। एक मतलब है इसके क्या कहलाते हैं, एक जैविक घटक हो जाते हैं और एक अजैविक घटक हो जाते हैं। जैविक मतलब जिसमें जीव जंतु वगैरह वो सब में आते हैं, जबकि अजैविक घटक वगैरह में क्या होते हैं, मतलब वो जीव जंतु नहीं आते हैं। अब बात करते हैं जैविक घटक में कौन कौन से होते हैं। जैविक घटक में तीन तरह के होते हैं, याद रखेगा। एक उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है और एक अपघटक होता है। तो याद रखेगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब बात करते हैं उत्पादक किसको कहते हैं, तो उत्पादक उसको कहते हैं जो है अपना प्रकाश संश्लेषण करके खुद से स्वयं भोजन बना लेता है, किसी और की सहायता नहीं लेता है उसे, जैसे कि हरा पेड़ पौधा वगैरह, ये सब क्या हो गया, उत्पादक हो गया। अब बात करते हैं उपभोक्ता में। तो उपभोक्ता में याद रखेगा तीन तरह का उपभोक्ता होता है, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है और तृतीयक होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता उसको कहते हैं जो उत्पादक को खाता है, यानी कि हरा पेड़ पौधा वगैरह को खाता है, जैसे गाय भैंस बकरी, ये सब क्या हो गया है कि ये सब क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता का रूप में आ गया। उसी तरह से अगर द्वितीय उपभोक्ता किसको कहते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, यानी कि गाय भैंस बकरी वगैरह की ये सब खाने का कार्य करता है, जैसे मोर हो गया, लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब द्वितीय उपभोक्ता के रूप में आता है। उसी तरह बिल्ली भी इसमें आ जाता है। और बात करते हैं तृतीय उपभोक्ता किसके कहते हैं, तो तृतीय उपभोक्ता उसको कहते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को खाता है, जैसे कि शेर बाघ चीता ये वगैरह क्या है, द्वितीय को भी खा जाता है। बात करते हैं मनुष्य को, तो मनुष्य प्राथमिक और द्वितीय दोनों में आता है, क्योंकि प्राथमिक में हम बात करते हैं उपभोक्ता में, क्योंकि वह मतलब हरा साग सब्जी वगैरह भी खाता है साथ ही साथ, और जबकि दूसरा मांसाहारी भी होता है, जिसके कारण वो प्राथमिक और द्वितीय मनुष्य दोनों में आ जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसी तरह से अब घटक की बात करते हैं, तो अपघटक में याद रखेंगे जैसे कवक हो गया और बैक्टीरिया वगैरह, ये सब क्या हो गया मतलब घटक, जो उत्पादक को जो सरगल जाता है जैसे पेड़ पौधा वगैरह, तो उसको भी खाने का कार्य करता है। साथ साथ उपभोक्ता होता है प्राथमिक द्वितीय तृतीय, ये तीनों के मृत्यु अगर हो जाती है उसके भी जीव के अवशेषों को क्या करता है, कवक बैक्टीरिया खाकर साफ कर देता है। इसीलिए याद रखेगा उसको पृथ्वी का सुरक्षा कर्मी, ये सब चीज़ों को कवक वगैरह को बैक्टीरिया को कहा जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं, जबकि अपघटक वाला में हमने मतलब ये हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अजैविक घटक में कौन कौन आते हैं। तो अजैविक घटक में याद रखें, जैविक घटक में हम तो आपको बता दिए कि उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और एक अपघटक होते हैं। जबकि अजैविक घटक में कौन होता है, तो आपका सूर्य मतलब सूर्य का प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गया, मिट्टी जल हो गया और खनिज लवण ये सब वगैरह क्या हो गया, हवा पानी, ये सब क्या है अजैविक घटक के रूप में आता है। अब बात कर लेते हैं इसके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो याद रखना है इसका सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ देखने को मिलती है, तो याद रखना है कि आपको समुद्र में अस्थायी देखने को मिलती है। कृत्रिम रूप से कौन सा रहता है, एक बगीचा बन जाता है या फिर धान का खेत क्या है, पारिस्थितिकी बन जाता है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं हम थोड़ा सा मछली भी पालन कर सकते हैं, इसमें कीड़ा मकोड़ा वगैरह भी जीते हैं, उससे हमें अनाज की भी प्राप्ति हो जाती है। नहीं यानी खास स्थान में एक जीव और एक खास वातावरण बन जाता है, इसलिए वह कृत्रिम बगीचा हो गया, ये सब हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें से पारिस्थितिकी में। तो याद रखिएगा पारिस्थितिकी एक ऊर्जा हो, मतलब एक पिरामिड का बात हमेशा पूछता है कि जो पिरामिड कैसा, मतलब ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता था, हमेशा सीधा होता है। बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड आखिर सीधा कैसे होता है। ये हो गया ऊर्जा का पिरामिड जो कि त्रिभुजाकार के रूप में होता है। तो नीचे के आधार तल में को किसको रखा जाता है, तो इसको उत्पादक को रखा जाता है, जबकि ये बीच वाला तल में किसको रखा जाता है, तो उपभोक्ता को रखा जाता है। उपभोक्ता मतलब प्रथम द्वितीय और तृतीय को। ऊपर वाला में किसको रखा जाता है, तो अपघटक के रूप में रखा जाता है, क्योंकि यह किसके लिए है, ऊर्जा का पिरामिड स्थल मंडल के लिए है, सिर्फ जमीन के लिए है। जबकि मरुस्थल के लिए क्या होता है, उल्टा होता है, समुद्र के भी उल्टा होता है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये मतलब जमीन के लिए मतलब सीधा क्यों होता है, क्योंकि नीचे में ही ज़्यादा देखिए इसका क्षेत्रफल कितना नीचे की तरफ में ज़्यादा हो गया है, इसका आयतन ही अगर निकाल लेंगे तो ये जाओगे, तो ये उत्पादक हो गया। यानी कि पेड़ पौधा वगैरह धरती पर देख ही रहे बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो ये उत्पादक हो गया। उससे कम मात्रा में क्या है, उपभोक्ता, यानी कि प्राथमिक द्वितीय तृतीय उपभोक्ता उससे मात्रा में कम है। और तीसरा जो है अपघटक, वो भी कम मात्रा में इसी थे, याद रखिए। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि मरुस्थल वगैरह में आकर उल्टा वहाँ पिरामिड कैसे होता है। तो याद रखिएगा उल्टा ये इस तरह का होता है, ऊर्जा का पिरामिड उल्टा क्यों होता है, क्योंकि देखिए नीचे की तरफ में उत्पादक को रखा जाता है। तो उत्पादक में आप समझ में करते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पेड़ पौधा वगैरह मतलब बहुत कम मात्रा में होती है। अब बात करते हैं वो है दूसरा ऊपर वाला में, तो उपभोक्ता वाला में। तो उपभोक्ता में आप जानवे करते हैं जीव जंतु वगैरह मतलब गाय भैंस बकरी के अलावा मनुष्य भी वहाँ पे ज़्यादातर रहता है। तो प्राथमिक द्वितीय शेर वगैरह ये सब चीज़, तो ये थोड़ा सा जो प्राथमिक की अपेक्षा ये द्वितीय वाला ज़्यादा रहता है, इसलिए तो बहुत सारा देखते हैं जीव जंतु वगैरह क्या है भूखले ही मर जाते हैं। उसी तरह से बात करते हैं तीसरा ऊपर वाला में अपघटक। अपघटक उससे भी ज़्यादा होता है। और उससे ज़्यादा कैसे होता है, क्योंकि वहाँ पर देखते करते कोई भी जीव जंतु तनि सुन मरता है और तुरंत उसको कुछ
च्यूटी वगैरह भी खा जाता है, कीड़ा बैक्टीरिया वगैरह ये सब भी आके खा जाते हैं, चिलकोड़ वगैरह सब खाकर समाप्त कर देता है। इसीलिए याद रखेगा अपघटक सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, याद रखेगा। तो अपघटक यह सबसे ज़्यादा हो गया, उससे कम मात्रा में आपका होगा उपभोक्ता वाला में सबसे कम है। इसीलिए ऊर्जा का पिरामिड मरुस्थल में उल्टा होता है, साथ ही साथ समुद्र में भी याद रखेगा उल्टा होता है। सिर्फ जमीन पर क्या होता है, इसका सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड, याद रखेगा हमेशा। और कैसा होता है, जबकि एक लैंडमार्क ने दिया होता है ऊर्जा का सिद्धांत के बारे में दिया हुआ था, जो एक जीव जो प्रकाश संश्लेषण करता है तो सूर्य के प्रकाश को वह कितना लेता है, तो वह 100% लेता है। और उसको जब कोई व्यक्ति खाता है, जैसे बकरी वगैरह क्या करता है, लैंडमार्क का 10% का नियम, याद रखेगा लैंडमार्क का कितना परसेंट का नियम है, 10% का नियम। यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो कोई मतलब खाद्य पदार्थ पर मतलब स्थानांतरित होता है तो उसमें 10% ही उसको ऊर्जा मिल पाता है। तो पेड़ पौधा कितना लिया, तो पेड़ पौधा आपने जान लिया कि 100% लिया। उसके बाद में उसने बकरी उसको कितना लिया, तो 100% का 10% लिया, यानी कि बकरी को कितना मिला, 10% मिला। और अब उस बकरी को अगर हम लोग मनुष्य के खाते हैं तो बकरी का 10% का मतलब 10% अगर निकालेंगे तो 1% हो गया, यानी कि मनुष्य को कितना परसेंट मिला, 1%। तो मांसाहारी व्यक्ति अगर खाता है मांस को तो उसको 1% ही ऊर्जा मिलती है। उसी तरह से अगर शाकाहारी खाता है तो शाकाहारी आप डायरेक्ट देख लीजिए 100% था, मतलब भोज वगैरह साग वगैरह सब्जी, और उसको सीधे खाया तो 10%। याद रखेगा इसीलिए शाकाहारी व्यक्ति क्या होता है, स्वस्थ वगैरह रहता है, तो इसको 10% की ऊर्जा मिल जाती है। और जबकि ये जो मांसाहारी व्यक्ति होता है उसका सिर्फ 1% ही ऊर्जा मिल पाता है। तो याद रखिएगा जो लैंडमार्क का ही ऊर्जा का नियम है, 10% का नियम लागू होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या होता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब बात करते हैं जल प्रकाश कैसे लेता है, मतलब पौधा। तो पौधा जल जो है जाइलम से लेता है, ज से जल, ज से जाइलम, जड़ से लेता है। और लेने के पश्चात में कौन सा विधि से लेता है, तो परासरण विधि द्वारा। परासरण मतलब उसको अंग्रेजी में ओस्मोसिस विधि कहा जाता है, क्योंकि जाइलम क्या होता है, अर्धपरागम में झिल्ली यानी पतला एक आकार का एक नली, केस नली की तरफ होता है, उसी से निकलता है। अब बात करते हैं उसी तरह से इसने तो यहाँ से जल ले लिया, और यही जल के टूटने से ही क्या बनता है, तो हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, यानी कि पौधा हमें ऑक्सीजन देता है। अब बात करते हैं कि हमारा CO2, अगर हम CO2 छोड़ते हैं तो जब पौधा इसको CO2 को ले लेता है, तो याद रखिएगा इसको विसरण विधि द्वारा मतलब ले लेता है। लेने के पश्चात इसको क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। जैसे ग्लूकोज का निर्माण होता है, याद रखिएगा लिक्विड के रूप में, वह फाइलम के द्वारा बना हुआ भोज्य पदार्थ तो सभी मतलब पेड़ों को अंगों को चला जाता है फाइलम के द्वारा। बात कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। याद रखिएगा आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए। 5 पत्तों में क्लोरोफिल की आवश्यकता चाहिए, मतलब क्लोरोफिल चाहिए। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु रहती है, तो मैग्नीशियम धातु रहती है। और उसी तरह से बात करते हैं तीसरा नंबर पे, तो याद रखिएगा तीसरा नंबर पे हमें क्या चाहिए, उसको जल जमीन से चाहिए, जल और खनिज लवण उसको चाहिए। तो और उसको मतलब और वायुमंडल से क्या चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये सिर्फ प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, खनिज लवण ये सब उसको चाहिए, तो मतलब और क्लोरोफिल की आवश्यकता चाहती है। तो इस तरह से वो प्रकाश संश्लेषण हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि सूर्य का प्रकाश यह कितना % से संश्लेषण करता है। तो याद रखिएगा 1 से 2% प्रकाश का यह एथी को संश्लेषण कर लेता है। और संश्लेषण करने के बाद हालांकि आपको ऑप्शन में कभी भी मिल जाएगा कि 1% और 2% दोनों, तो आप 1% ही लगाइएगा, आपको वहाँ पर ज़्यादातर सही 1% वाला को ही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाशित भाग में जो होता है वह ग्रेना भाग में होता है। कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा ग्रेना भाग में होता है। जबकि अप्रकाशित भाग यानी जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ कहाँ होता है, तो एस्ट्रोमा में होता है। याद रखें कहाँ पे होता है, तो एस्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जरूरी नहीं है कि सारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ती के द्वारा भी हो जाए। कुछ पेड़ पौधे के टहनियाँ वगैरह डाली याद रखिएगा हरा रंग का होता है, उसके द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्योंकि देखिएगा जब गुलाब का पेड़ का जो है टहनी काट कर आप लगा देते हैं जमीन मतलब मिट्टी में, तो वह कुछ समय उसमें तो पत्ता वगैरह तो है नहीं, लेकिन वह उसका क्या है मतलब जो डाली है वह हरा रंग का है, तो अब डायरेक्ट सूर्य से प्रकाश से संश्लेषण करके अपना भोजन बनाता है। कुछ समय के पश्चात देखिएगा कुछ गुलाब के डाली में क्या होगा, पत्ता वगैरह सब निकल गया है। चलिए और याद रखेगा, और जो आपकी पत्ता का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, जबकि पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। और दूध का पीला रंग भी याद रखिएगा किसके कारण, तो कैरोटीन के कारण ही होता है। जबकि तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, चाय में थीन और कॉफ़ी में कैफीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भविष्य का ईंधन कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। तो याद रखिएगा जो भविष्य का ईंधन जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की खोज किसने किया हुआ था, तो कैवेंडिश ने किया हुआ था। उसी तरह से बात करते हैं कि मतलब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। याद रखिएगा एक प्रोटियम होता है और एक ड्यूटेरियम होता है। ड्यूटेरियम वाला यानी कि भार उसका 2 हो जाता है। उसी तरह से एक ट्राइटियम होता है, ये वाला ट्राइटियम होता है। तो याद रखिएगा ये मतलब प्रोटियम वाला को ही हाइड्रोजन कहा जाता है, जबकि ये 1s2 वाला जो है ये ड्यूटेरियम है। याद रखिएगा जबकि हाई 1s3 है, ये जो 3 वाला है
इसको ट्राइटियम हम लोग कहते हैं। उसी तरह से अब ड्यूटेरियम, इसको भारी जल को रूप में यानी कि डी के रूप में संकेत इसको लिखते हैं, जबकि ये ट्राइटियम को कैपिटल टी में लिखते हैं। याद रखिए ड्यूटेरियम जो होता है भारी जल, इसको एस यूरे ने खोज किया था। 7000 जल के भाग में लगभग एक भाग इसका होता है, और इसका भार नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। और इसका भार कितना होता है, भारी जल का भार याद रखिएगा कितना होता है, 20 होता है। जबकि साधारण जल का भाग कितना होता है, तो याद रखिएगा साधारण जल का जो भाग होता है यानी कि H2O का, इसका कितना भार कितना होता है, तो 18 होता है। जबकि D2O का याद रखिएगा ये D2O का होता है, इसका कितना हो जाता है, तो 20 हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसका जल के ऊपर में। तो याद रखिएगा जो इसमें जो हमने बोला है कि मतलब प्रोटियम और ड्यूटेरियम ट्राइटियम समस्थानिक आखिर कहते हैं किसके कहता है, जिसको परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे ही मतलब समस्थानिक कहते हैं। या फिर उसमें कहेगा कि परमाणु संख्या समान होती है लेकिन भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो उसको ही क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। उसी तरह से एक समभारिक होता है जिसमें याद रखिएगा भार ऊपर का क्या होता है, समान रहता है, जबकि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। एक सम इलेक्ट्रॉनिक भी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान रहती है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। उसी तरह सम न्यूट्रॉनिक भी होता है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, कि समान हो जाती है। तो इसी तरह से याद रखिएगा मतलब ये चारों के चारों समस्थानिक होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें से मतलब जिसमें हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम वाला में याद रखिएगा प्रोटियम हमने बोला 1H1 ये प्रोटियम, और इसमें 1H2 ये ड्यूटेरियम, और ये 1H3 क्या हो गया, ट्राइटियम हो गया। तो ये याद रखिएगा जबकि प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0 होती है। जबकि ड्यूटेरियम में कितना होता है, तो 1 होता है, जबकि ट्राइटियम में कितना होता है, तो 2 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसे में भी हम लोग न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं, तो याद रखिएगा ऊपर के भार वाला में से क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है परमाणु संख्या से, तो वह न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। बात कर लेते हैं प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया हुआ, जबकि न्यूट्रॉन को कौन किया है, जेम्स चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने। जबकि प्रोटॉन क्या है, याद रखिएगा पॉजिटिव चार्जेज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस है, यानी कि यह ऋणात्मक होती है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होती है, कि उदासीन होती है। बात कर लेते हैं ईंधन में। तो ईंधन के एक खास बात क्या होता है कि याद रखेगा ईंधन क्या होता है, ये सस्ता होनी चाहिए, आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, और जलने के पश्चात ज़्यादा इसमें मात्रा में हमें हानिकारक गैस वगैरह नहीं उत्पन्न होना चाहिए, और इसका ऊष्मीय मान कम होना चाहिए, यानी कि हम थोड़ा सा टेम्परेचर दें तो आसानी से जलने लगे। साथ ही साथ इसमें अपस्फोटन की घटना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, ईंधन को इधर से उधर ले जाने ले आने में क्या हो, सहूलियत भी होना चाहिए। ये सब ईंधन की कुछ विशेषताएँ हैं। चलिए वैसे भी अगर और हाँ, अब कुछ एक हाइड्रोजन से एक और शब्द आया है, याद रखिए हाइड्रोजन से, याद रखिए एक हाइड्रोजन बम भी होता है। तो याद रखिए हाइड्रोजन जो बम होता है वो नाभिकीय संलयन के आधार पे होता है। नाभिकीय संलयन आखिर होता क्या है कि दो हल्का नाभिक क्या है आपस में जुड़कर क्या करता है, एक बड़ा सा नाभिक का निर्माण करता है, उसे ही कहते हैं नाभिकीय संलयन। जैसे सूर्य और तारा में क्या होती है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। तो ये संलयन से क्या बनता है, तो हाइड्रोजन बम बनता है। अब बात कर लेते हैं कि परमाणु बम का। तो परमाणु बम में क्या होता है कि एक हल्का सा नाभिक बीच से मतलब लगभग टूट करके क्या हो जाता है, दो हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है, उसे विखंडन की अभिक्रिया कहता है। इसी विखंडन के सिद्धांत पे परमाणु बम बनता है। क्योंकि जब परमाणु बम बना हुआ था तो आपने देखा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराया गया था तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था। 6 अगस्त याद रखिएगा, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। लिटिल बॉय मतलब छोटा सा बच्चा। उसमें जो प्रयोग किया गया था यूरेनियम, ये होता है यू, और नीचे में इसका क्या किया जाता है कि 92, U92 यह परमाणु संख्या हो गया। भार कितना हो गया, 235। यूरेनियम 235 का प्रयोग लिटिल बॉय में किया गया था जो 6 अगस्त को गिराया गया था। उसी तरह से 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था नागासाकी पर, 9 से 9 और 9 से नागासाकी, याद रखिएगा 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पर बम गिराया गया था उसका नाम रखा गया था फैटमन। और उसमें क्या किसका प्रयोग किया जाता था, प्लूटोनियम का। प्लूटोनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 94। और उसी तरह से परमाणु भार की बात करेंगे तो 239 होता है। तो ये इसका प्रयोग हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब मनुष्य सांस लेता है, तो जब मनुष्य सांस लेता है तब औसत कितना डेसिबल शोर होता है, तो 35 डेसिबल शोर होता है। बात करते हैं सांस। तो जैसे ही सांस हम लोग लेते हैं अंदर की तरफ में, याद रखिएगा 78% नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो लेने के पश्चात 78 जाता है, फिर से वापस 78 बाहर आ जाता है। उसी तरह से ऑक्सीजन हम लोग कितना परसेंट लेते हैं, 21% ले देते हैं वायुमंडल से। तब लेने के पश्चात बाहर कितना देते हैं वापस, तो 17% ही बाहर वायुमंडल में हम छोड़ते हैं। बात यहाँ से 4% आखिर चला कहाँ गया। तो अब बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, याद रखिएगा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। यही पुनः बाहर के रूप में 4% के रूप में आ जाता है वायुमंडल में, जो कि वायुमंडल को क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग ये सब देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। तो याद रखिएगा यही इस यहाँ पे कटौती हो जाती है। और ये याद रखिएगा ये डेसिबल जो है इसमें शोर करता है। तो याद रखिएगा ध्वनि का ही एक ध्वनि को डेसिबल के रूप में भी वहाँ पे मापते हैं। जबकि ध्वनि क्या है, एक ध्रुवन की उसमें घटना नहीं पाई जाती, बाकी उसमें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन ये सभी के सभी घटनाएं पाई जाती है।
और याद रखिएगा जब सांस लेने और ठहरने में कितना सेकंड का समय लगता है, तो लेने और अथी में छोड़ने में कितना का 5 सेकंड का समय लग जाता है, यानी कि दो सेकंड का समय मतलब हाँ अंदर की तरफ ले लेते हैं, 3 सेकंड का होता है बाहर आने में उसको समय लगता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिजी के विद्रोह के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जॉर्ज जो स्पिट है वही जिम्मेवार है। हालांकि यह लगभग 2000 ईस्वी में आया हुआ था इसने, और इसमें तख्ता पलट सेना ने कर दिया हुआ था, जिसके कारण यह हुआ था। हालांकि अभी देखा जाए तो फिजी से या पापुआ न्यू गिनी और दोनों का पुरस्कार दोनों देशों ने पुरस्कार मिलकर मोदी जी को अभी हाल फिलहाल में दिया हुआ है। और विश्व हिंदी परिषद, याद रखिएगा विश्व हिंदी सम्मेलन अभी कहाँ पे होने वाला है? तो यहाँ पे फिजी में ही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सियाचिन के यहाँ पे ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। और भारत का और विश्व का सबसे ठंडा अगर कोई ग्लेशियर वगैरह अगर बात है, ऊंचा अगर लड़ाई क्षेत्र वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वही है सियाचिन ही है। याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर। अब बात कर लेते हैं ग्लेशियर होता कैसा है? तो ग्लेशियर एक प्राकृतिक ऐसा जगह मतलब हिमखंड होता है जो कि पहाड़ों के बीच में दरार बन के नीचे की तरफ में चला गया रहता है। जबकि ग्लेशियर पिघलता कहाँ से है? तो याद रखिएगा जमीन तल से क्या होता है कि पिघलता है, लेकिन ऊपर की तरफ से पिघलता नहीं। आखिर आपको लगता होगा कि ऊपर से क्यों नहीं पिघलता है? सूर्य का प्रकाश वगैरह तो जाता ही होगा, लेकिन ऊपर सूर्य का प्रकाश यहाँ पे जा नहीं पाता। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, टेम्परेचर में घटती है। और कितना डिग्री? 65 डिग्री। याद रखिएगा 65 मीटर की 165, याद रखिएगा 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस के क्या होती है तापमान में घट जाता है। इसीलिए घटने के ऊपर में क्या होता है तापमान कम रहता है, लेकिन इसके तल में क्या होता है तापमान ज़्यादा रहता है। इसके कारण क्या होता है कि इसके ग्लेशियर के ज़मीन के तल से मतलब किसका ग्लेशियर से ही जमीन का तल पिघलता रहता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से ग्लेशियर है। हालांकि ये ग्लेशियर वगैरह भी ज़्यादातर क्या होता है नदियाँ जो यहाँ से पिघलती है तो पानी वगैरह आती है, तो ये सब ग्लेशियर से ही नदियों का निर्माण होता है, जिसको आइस ऑफ रिवर मतलब रिवर ऑफ आइस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश में क्या है कि तंबाकू उत्पादन में, जबकि कर्नाटक कौन सा है कॉफ़ी उत्पादन में सर्वाधिक करता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन का जो तंबाकू में था। तंबाकू याद रखिएगा तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। उसी तरह से कॉफ़ी में कैफीन और चाय में क्या हो जाता है? थीन पाई जाती है। उसी तरह से तंबाकू अगर उत्पादन में विश्व की बात करेंगे तो चाइना 1 नंबर पर है, और भारत में कौन सा है कि है आंध्र प्रदेश हो गया। जबकि कॉफ़ी में याद रखिएगा कॉफ़ी में भारत में जो कर्नाटक, हालांकि यहाँ पे कर्नाटक में सिर्फ कॉफ़ी ही नहीं, कॉफ़ी के होने के साथ साथ क्या होती है कि यहाँ पे सोना भी निकलता है, यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड, यानी कि KGF। आपने मूवी देखा होगा कि KGF में तो वह सोना भी कर्नाटक से ही निकलती है, कोलार के खान से निकलता है। इसके अलावा जो चंदन के जो वृक्ष होता है, क्योंकि आपने पुष्पा मूवी देखा था उसमें चंदन की लकड़ी का व्यापार किया जाता है, वो भी कर्नाटक में है। उसके अलावा सूर्यमुखी का भी कर्नाटक से ही, याद रखेगा यहाँ पे सूर्यमुखी ज़्यादातर उत्पादन कर्नाटक में ही होता है। याद रखना है कि सूर्यमुखी हो गया, सोना हो गया, और इसके अलावा ये कॉफ़ी हो गया और चंदन के वृक्ष, ये सब यहीं पर उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किए थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किए थे। लगभग भारत में कब आए थे? तो याद रखेगा 1192 से मतलब 90 से लेकर 92 तक के समय में आए हुए थे। जब कब? वो अभी लगभग तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था ना 1191, और तराइन का दूसरे युद्ध 1192 में, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, उसी समय के आसपास में ये भी मोइनुद्दीन चिश्ती आए हुए थे। याद रखेगा। तो ये चिश्ती संप्रदाय में अगर बात करें तो मोइनुद्दीन चिश्ती इनका दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर में। उसी तरह से निजामुद्दीन औलिया का कहाँ पे है? तो दिल्ली में। याद रखेगा निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है? तो मतलब तो वह दिल्ली में। उसी तरह से मतलब सलीम चिश्ती का कहाँ पे है? तो फतेहपुर सीकरी, यानी कि वहीं पे जहाँ पे अकबर का भी मकबरा है, यूपी में। अब बात कर लेते हैं कि अगर बिहार में याद रखिएगा कौन सी सिलसिला सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था? तो फिरदौसी। याद रखिएगा कौन सा? तो फिरदौसी सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। हालांकि इसने संगीत को अपना क्या हुआ था साधना का रूप दे दिया गया था चिश्ती संप्रदाय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फारसी भाषा को मुगल काल में क्या हुआ था? राजकीय संरक्षण दे दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कि ये फारसी भाषा का, हालांकि फारसी भाषा में अपना जो थी आत्मकथा लिखने वाला अगर मुगल काल में कौन व्यक्ति था तो वह था जहांगीर था। उसने अपना लिखा हुआ था तुजू के जहांगीरी, जो उसने पुस्तक लिखा हुआ था तो वह तुर्की भाषा में न रह के बल्कि कौन सी फारसी भाषा में था। एकमात्र मतलब सिर्फ ऐसी फारसी भाषा में लिखने वाला व्यक्ति मुगल काल में, याद रखेगा, वही जहांगीर ही था, जिसको सलीम के नाम से जाना जाता था। जबकि अगर बात करते हैं सल्तनत काल में, सल्तनत हालांकि मतलब जबकि तुगलक, आपने देखा होगा कि मुगल काल में बाबर से लेकर शाहजहां से लेकर अन्य लोगों जितने भी सारे लिखा था वह सभी के सभी तुर्की भाषा में ही था, क्योंकि लेकिन जो सल्तनत तुर्की भाषा में था, लेकिन सिर्फ जहांगीर ही था जिसने फारसी भाषा को अपना किया था। हालांकि संरक्षण इन लोगों ने फारसी भाषा को ही ज़्यादा दिया हुआ था। उसी तरह से अगर सल्तनत काल में बात करते हैं तो किस व्यक्ति ने सल्तनत काल में दिया? तो तारीख फिरोज शाही। याद रखिएगा तारीख फिरोज शाही जो है मतलब पुस्तक मतलब जो लिखा गया है वो अभी कौन सा है? सल्तनत काल में एकमात्र फारसी भाषा में लिखा गया है। उसी तरह से अगर बात करते हैं तो मतलब हिंदी का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो
अकबर को काल को कहा जाता है। अकबर को काल को क्या कहा जाता है कि उसको हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसी तरह से संस्कृत का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है, और चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है, चित्रकला वाला, और स्थापत्य कला शाहजहां के काल को कहा जाता है। जबकि मुगल, याद रखेगा, मुगल काल भारत में कब हुआ था? तो जब भारत पे आक्रमण किया हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर ने, उसी समय से माना जाता है मुगल वंश का स्थापना हुआ था। वही तो 1526 से लेकर लगभग कब तक ले होता है? तो याद रखिएगा जब 1857 की क्रांति, हालांकि यह औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मान लिया जाता है कि याद रखिएगा 1706 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही मान लिया जाता है कि यह मुगल वंश का समाप्ति हो गया। लेकिन अंतिम मुगल शासक में याद रखिएगा 1857 की क्रांति में जो बहादुर शाह जफर द्वितीय जफर, इसलिए हम बोला कि जफरनामा वह पत्रिका भी निकालता था, याद रखिएगा। और साथ ही साथ उसने सबसे अंतिम यानी कि व्यक्ति हुए मतलब था, और उसको पकड़ा गया था कहाँ से? हुमायूं के मकबरा में किया था। तो याद रखिए बहादुर शाह जफर द्वितीय था। जबकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात में जब गद्दी पे बैठता है, तो याद रखिए वो बहादुर शाह प्रथम था। जबकि 1857 के समय में, क्रांति के समय में कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय के नाम से या फिर जफर भी कहा जाता था। उसी तरह से अगर बात करते हैं, हालांकि इसको बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए 3 के पीछे था। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी, और पंजाब के शासक दौलत खां लोदी, और अगर राजस्थान की तरफ से राणा सांगा, ये 3 व्यक्तियों ने उसको आमंत्रित किया हुआ था। जबकि भारत पे उसका आक्रमण जो हुआ था, तराइन मतलब जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, वो अकबर का हुआ था। याद रखिएगा 5वां आक्रमण था। उससे पहले उसने 4 आक्रमण अन्य जगह पे कर चुका था, ठीक है। पहला उसका अभियान बाजौर और भेरावाला मतलब पे जगह पे हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो बहमनी वंश का अंतिम शासक का नाम था कलीमुल्ला, याद रखेगा। जबकि अलाउद्दीन बहमन शाह ने, इसे याद रखेगा, 1347 ईस्वी में इसका स्थापना किया हुआ था। किसके समय में किया हुआ था? तो एमबीटी कहने का मतलब है एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह स्थापना हुआ था। बहमनी वंश की स्थापना टूट गया था दक्षिण भारत के। और एक और था, याद रखेगा, वो मतलब विजयनगर के स्थापना भी 1336 ईस्वी में हरियर और बुका नामक व्यक्तियों ने वह भी स्वतंत्र करा लिया था। जबकि मोहम्मद तुगलक यानी सबसे पागला बादशाह, रक्त पिपासु, स्वप्नशील उसको कहा जाता है। हालांकि उसकी सनक भरी योजनाएं भी काफी फेमस, हालांकि वह देखा जाए तो सबसे विद्वान सल्तनत काल में पढ़ा लिखा व्यक्ति था, फिर भी वो असफल रहा क्योंकि उसने 3-4 काम क्या किया था, उसने कुछ अलग ही उसके ढंग से हो गया था। याद रखिएगा 1300, हालांकि वह 1300 कब तक? 1326 से लेकर 1351 ईस्वी तक गद्दी पर वह बैठता है। याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि उसका बचपन का नाम क्या था? जूना खान था। अपने पिता का ही हत्या करके उसने गद्दी पे बैठा हुआ था। तो याद रखिएगा। अब और इसने कुछ 4-5 कुछ काम कैसा किया हुआ था, अब बात कर लेते हैं। जैसे उसने खुरासान अभियान किया हुआ था, जिसके पश्चात 1 साल तक ले अपने सैनिकों को मतलब चुस्त दुरुस्त रखा। बाद में उसके खुरासान के शासक से क्या किया हुआ था? उसने संधि कर लिया था, जिसके कारण से मतलब सैनिकों में आहत हो गई थी। और दूसरा उसने क्या किया था? उसको दिल्ली में बहुत सारे जनता को मतलब जनता, हालांकि उसका बरनी के अनुसार माना जाता है कि जनता उसको बहुत सारे गंदी मतलब पत्र पत्रिकाएं लिख के भेज देता था, जिसका परेशान होकर दिल्ली की जनता को दंडित करने के लिए उसने अपना राजधानी दिल्ली से ले जाकर कहाँ पर ले गया? देवगिरी ले जाकर उसने क्या किया था? दौलताबाद स्थापित कर, दौलताबाद उसका नाम कर दिया था। हालांकि अब वापस देखिएगा तो महाराष्ट्र सरकार ने देवगिरी का मतलब जो दौलताबाद का नाम बदल करके पुनः वापस देवगिरी कर मतलब रख दिया गया। उसी तरह से उसने और भी कुछ काम किया हुआ था, जैसे सांकेतिक मुद्रा वगैरह भी चलाया हुआ था। तो ये सब क्या हुआ था उसके। और उसने कृष्णा और गोदावरी वाला जो क्षेत्र था, ये दक्षिण भारत का जो कृष्णा और गोदावरी वाला जो क्षेत्र था यहाँ पर, और उसने क्या किया था? यहाँ पर टैक्स वृद्धि कर दिया था। टैक्स वृद्धि के साथ साथ क्या हुआ था? यहाँ पे सूखा अकाल पड़ गया था। तो एक टैक्स भी वृद्धि हो गया प्लस सूखा भी हो गया। इसके कारण अनाज उत्पादन नहीं हो पाया, जिसके लिए इसको राजस्व की प्राप्ति ज़्यादा नहीं हो पाया था। इसी कारण से 3-4 चीज़ों से यह इसका असफल रहा। हालांकि पढ़ा लिखा या किस्मत का ही मारा जो भी कह लीजिए, ये सब इससे जुड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसको तो गोपाल था। हालांकि इसको आप बंगाल नहीं, इसको बिहार से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि इसकी राजधानी कहाँ पर थी? याद रखिएगा मुंगेर में। कहाँ पे है? मुंगेर में। अभी बिहार में ही पड़ता है, लगभग पूर्वी बिहार वाला क्षेत्र में ये मुंगेर है, जो कि गंगा नदी पे बसा हुआ है। तो इसे याद रखेगा। तो ये जो बंगाल वाला में पाल का सबसे शासक में, ये संस्थापक में गोपाल को जाना जाता है। और गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया हुआ था। बात करते हैं उदंतपुरी विश्वविद्यालय आखिर है कहाँ? तो याद रखेगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय नालंदा जिला में है, बिहार शरीफ के आसपास में ही पड़ता है। उसी तरह से वो, और जबकि इसके महान शासक में, पाल वंश के महानतम शासक में कौन सा था? तो याद रखेगा महेंद्र पाल। कौन सा था? महेंद्र पाल जो था वो सबसे महानतम शासक में जाना था। और उसने भागलपुर विश्वविद्यालय के भी स्थापना किया हुआ था, याद रखेगा। और उसी तरह से और एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना है, जो ये था जो भागलपुर विश्वविद्यालय वह ब्रजयान शाखा से जुड़ा हुआ था, यानी कि जादू टोना मतलब जो भूत प्रेत उससे संबंधित जिसमें पढ़ाई लिखाई हुआ करता था। हालांकि ये जो भी दोनों स्थापित किया हुआ था इन लोगों ने तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय की स्थापना किया हुआ था। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा विश्वविद्यालय था तो याद रखेगा वही भागलपुर विश्वविद्यालय ही था।
और पाल वंश के शासक में ही जो महेंद्र पाल था उसको, और उसने त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश से और पाल वंश के शासकों में, तो उसमें से जो पाल वंश के शासक में जो था महेंद्र पाल, उसी ने है उसमें युद्ध में भाग लिया था। जबकि महेंद्र पाल को मतलब जो पल्लव वंश के जो शासक था, मतलब सॉरी चोल वंश के जो शासक था राजेंद्र प्रथम, उसे उसने हार गया था युद्ध करने के पश्चात। इसीलिए उसने जो मुंगेर यानी कि मुंगेर वाला जो क्षेत्र है, यानी कि कहा जाता है इसे बंगाल वाला क्षेत्र में, तो गंगा नदी से उसने एक लोटा पानी लिया था और लेने के पश्चात अपना चोलपुरम में गंगा पानी मतलब एक तालाब में रखवा दिया था, जिसके पश्चात उसने मतलब राजेंद्र प्रथम ने अपने चोल गंगम की वह स्थापना किया, साथ ही साथ अपना गंगाई कोंड का भी उपाधि धारण किया हुआ था। हालांकि चोल शासक में सबसे महान शासक कौन हुआ था, तो मतलब महान शासक में देखा जाए तो राजराज प्रथम हुआ था, जिसने श्रीलंका पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लिया था। लेकिन उसका जो बेटा था उससे भी ज़्यादा फेमस हुआ राजेंद्र प्रथम, जिसको गंगाई कोंड का उपाधि लिया। इसने श्रीलंका के साथ साथ क्या किया था, इंडोनेशिया वगैरह सुमात्रा वगैरह क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। जबकि चोल शासक देखा जाए तो दो रूप से, एक स्थानीय स्वशासन ग्राम पंचायत वगैरह में क्या हुआ था कि फेमस हुआ था, और दूसरा अगर बात किया जाए तो दूसरा में आपको याद रखेगा ये जो है नेवी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि अगर बंगाल की बात करते हैं तो याद रखिएगा कोलकाता हुगली नदी के बसा हुआ है। जबकि कलकत्ता के संस्थापक कौन के रूप में है, तो जॉब चौरनक है। जबकि बंगाल कौन था, भारत का पहली राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता, लेकिन जैसे 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार होता है और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, और दिल्ली का जो मतलब दिल्ली दरबार में याद रखिएगा, हालांकि दिल्ली दरबार हुआ कहिया था, तो याद रखना है कि 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। तो 1911 को हुआ था। तो उसके पश्चात में जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी आई हुई थी, तो इसके बंगाल विभाजन को रद्द करने के पश्चात उसने यह भी घोषणा किया कि अब जो है राजधानी बंगाल जो है वो भारत का राजधानी न रह के अब दिल्ली मतलब राजधानी रहेगा। तो उसके पश्चात ही उसने 11 में घोषणा किया, और 1 अप्रैल याद रखना कहिए, तो 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था कि दिल्ली जो है कि राजधानी क्षेत्र बन गया था। चलिए नेक्स्ट। हालांकि राजधानी परिवर्तन का एक ही मुख्य मकसद था उसका भी, क्योंकि जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, वो अभी प्रशासनिक आधार पर उसने बोला था कि हमने किया है, यानी कि कार्य करने में कठिनाई हो रहा है। लेकिन उसके पीछे का एक ही मकसद था कि राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर क्या करते अंग्रेजों को विरोध करते थे, उसको ही आवाज़ों को दबाने के लिए और लोगों को अलग करने के लिए उसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल विभाजन जो उसने किया हुआ था, तो दो मतलब याद रखेगा वह मतलब जो उसने किया था, तो 2 भागों में बंगाल को इस तरह से बांट दिया होता था। पूरब की तरफ में हो गया था जो, तो वह पूर्व बंगाल हो गया था, ये पश्चिम की तरफ हो गया था ये, तो पश्चिम बंगाल हो गया था। तो पश्चिम बंगाल अभी वर्तमान रूप में आप देख ही रहे हैं, जबकि पूरब जो बंगाल है वो आज वर्तमान के समय में क्या हो गया, तो बांग्लादेश बन गया है। और पूर्वी बंगाल की तरफ में गवर्नर किसको बना दिया था, तो इसको फूल याद रखेगा किसको, तो फूलर को। जबकि पश्चिम बंगाल वाला को किसको, फ्रेजर को बना दिया था। उसी तरह से पूर्व बंगाल का उसकी राजधानी कौन सी थी, तो ढाका था, और पश्चिम वाला बंगाल की राजधानी कौन सा था, तो कोलकाता था। हाँ, पूर्व बंगाल में एक चीज याद रखेगा, पूर्व बंगाल की तरफ में क्या था कि असम वाला भी क्षेत्र इसी के साथ जुड़ा हुआ था। अब बात कर लेते हैं, हालांकि पूर्व बंगाल की तरफ में ज़्यादातर मात्रा में क्या हो गया था, इसमें मुस्लिम को रख दिया गया था, और अल्पसंख्यक में क्या हो गया, हिंदू को बना दिया गया था। उसी तरह से पश्चिम जो बंगाल था पश्चिम दिशा की तरफ में, तो इसको पश्चिम की तरफ में ज़्यादातर मात्रा में हिंदू धर्म को रखा गया और कम मात्रा में मुस्लिम धर्म को रखा गया। इस तरह से बांट करके उसने प्रशासनिक का नाम देते हुए इसको बंगाल का विभाजन कर दिया था, जिसके समय में क्या हुआ था, एक स्वदेशी आंदोलन भी चला हुआ था, याद रखेगा। और स्वदेशी आंदोलन के पश्चात ही मतलब क्या हुआ था, उसमें एक मतलब स्वराज पहला 1906 ईस्वी में, याद रखो 1906 बनारस अधिवेशन में स्वराज शब्द का भी प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। हालांकि पूर्ण स्वराज 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में पारित होता है, पारित हुआ था। जबकि स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती के पुस्तक में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि भारत में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को कौन सा उपाधि दी हुई थी, तो नाइटहुड का उपाधि दी हुई थी। याद रखिएगा इसको नाइटहुड या फिर इसको सर भी कहा जाता है, इसी उपाधि को सर भी कहा जाता है, याद रखना। हालांकि यह नाइटहुड और सर की उपाधि इससे पहले भी मतलब बाद में अगर देखा जाए तो इससे पहले भी मिला हुआ था। किसको देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड और सर की उपाधि उनको मिला हुआ था। उसी तरह से गांधी जी को केसर हिंद का उपाधि मिला था, और जमुना लाल बजाज को राय बहादुर का उपाधि। इन तीनों लोगों ने दुखी होकर लौटा दिया था अपना उपाधि। कब क्यों लौटा दिए थे, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके कारण से इन्होंने दुखी होकर अपना उपाधि लौटा दिए थे। जबकि एक शंकर नायर था जिस कार्यकारिणी परिषद से क्या हुआ था, अपना इस्तीफा दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि मधुबाला जो कि है मधुशाला के रचयिता कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन है, याद रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन यानी कि अमिताभ बच्चन के पिता ही है।
ये मधुशाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार का रोग वाहक कौन सा होता है? तो सिकटा मक्खी, जिसको बालू मक्खी भी कहा जाता है। उसी तरह से अगर बात करते हैं सोने की बीमारी जो होती है वह सीसी मक्खी के कारण होती है। जो मतलब जो होती है अच्छी डेंगू ज्वर हो जाती है वो एडिस मच्छर के कारण हो जाता है। उसी तरह से मलेरिया जो होता है वह मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। याद रखिएगा मादा हमने बोला, क्योंकि जो मादा मच्छर यानी कि फीमेल जो मच्छर होता है वह जब वह गर्भवती होती है तो अपने बच्चे को मतलब पालन पोषण करने के लिए वह मतलब वह खून मतलब पीती है, जिसके कारण बच्चा उसका जीवित रह पाता है। वरना ऐसे बाकी समय में वह क्या रहती है, वह फूलों का रस वगैरह सब चूसकर जीवित रहता है। उसी तरह से पुरुष भी, हालांकि पुरुष जो मतलब मच्छर जो होता है मेल वाला मच्छर होता है वह खून पर नहीं निर्भर रहता है, बल्कि वह अन्य भोज पदार्थ वगैरह पे ही निर्भर रहता है। जबकि फीमेल सिर्फ कब रहती है, जब गर्भवती रहती है, तो उसी से तो याद रखिएगा ये कालाजार हुआ तो बाली यानी किसी की यह मक्खी के कारण हुआ है, ना कि मच्छर के कारण हुआ है। आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। हालांकि यह कब बना हुआ था? तो 1955 में बना हुआ था और 56 में इसने अपना रिपोर्ट दे दिया हुआ था। तो 56 में देने के पश्चात इसका अध्यक्ष कौन बने थे? तो फजल अली बना हुआ था। अब बात कर लेते हैं भाषा में। तो अगर भाषा की बात करेंगे अनुसूची कितना में रखा गया, तो याद रखिएगा 8वां अनुसूची में अभी भाषा दिया गया है। भाषा टोटल कितने हैं? तो 22 है। शुरू में भाषा कितना था? तो याद रखिएगा शुरू में 14 गो भाषा था, यानी कि मूल संविधान में कितना था? तो 14 भाषा था। 15वीं अगर भाषा की हम लोग बात करते हैं तो यह मतलब 15वीं भाषा कौन सा लाया गया था? सिंधी भाषा को लाया गया था। कौन सा? तो सिंधी भाषा को। कौन सा संविधान संशोधन? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत इसको सिंधी भाषा को लाया गया। उसके पश्चात फिर कितना हो गया? 14 1 15 हो गया। उसके बाद में 15 के बाद 3 अन्य भाषा को भी लाया गया था। तब 15 3 18, यानी कि याद रखिएगा न म आ क, नमक इसका ट्रिक है। तो न से क्या हो गया? नेपाली हो गया। म से मणिपुरी हो गया। क से कोंकणी हो गया। तो ये 3 भाषा को जोड़ा गया था। यह 3 भाषा को कब जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली मणिपुरी कोंकणी को जोड़ दिया गया 92 में। तो 15 3 कितना हो गया? 18 हो गया। और 18 के पश्चात फिर अन्य याद रखेगा। तो 18 के बाद उसके बाद मतलब बदमाश की क्या करेगा? बदमाश। याद रखिए ये 4 हो गया। तो ये 4 अन्य भाषा को फिर जोड़ा गया। और 4 भाषा ये जो ब से मतलब क्या हो गया? बोडो हो गया। ड से क्या हो गया? डोगरी हो गया। माँ से क्या हो गया? मैथिली हो गया। स से क्या हो गया? संथाली हो गया। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषा को फिर जोड़ा गया। अब ये कब जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 92 संविधान संशोधन। 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको जोड़ दिया गया। तो इस तरह से टोटल भाषा कितना हो गया है? तो अभी वर्तमान में 22 भाषा है। अब बात कर लेते हैं भाषा के आखिर कितना थी भाग में रखा गया। तो याद रखिएगा भाग कितना में है? 17 भाग में रखा गया। अनुच्छेद कहाँ से? 343 से लेकर यह 351 तक। 351 तक, क्योंकि हम जानते हैं 352 कितना आ जाता है? तो याद रखिएगा 352 क्या आ जाता है? राष्ट्रीय इमरजेंसी के बारे में आता है। 352 से लेकर 360, इसलिए याद रखिएगा 343 से लेकर 351 तक आता है। अब बात कर लेते हैं 343 क्या कहता है? एक यानी कि 343 याद रखिएगा। अनुच्छेद जो है 343 यह कहता है कि मतलब एक राष्ट्रीय भाषा क्या राजभाषा कौन सी है हमारा? याद रखिएगा राजभाषा हमने बोला कि हिंदी है, जबकि राष्ट्रीय भाषा अभी तक वर्तमान में मतलब नहीं है। राष्ट्रीय भाषा सिर्फ राजभाषा के रूप में उसको कहा गया है। राजभाषा के चर्चा का अनुच्छेद कितना में है? 343 में। उसी तरह से 344 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग मतलब बनाएगा और उसका सदस्यों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। उसी तरह से 344 अनुच्छेद कहता है 345 अनुच्छेद कहता है। तो 345 अनुच्छेद जो है वह कहता है कि मतलब अगर राज्य चाहेगा तो अपना क्षेत्रीय भाषा, इन 22 भाषाओं में से अगर क्षेत्रीय भाषा में से कोई एक भाषा का प्रयोग अपना ऑफिशियल कामकाज के लिए कर सकता है। एक नहीं, एक से अधिक भी कर सकता है। जैसे बिहार ने 2 भाषा को अपनाया है, पहला हिंदी भाषा को अपनाया, दूसरा उर्दू भाषा को अपने राज्य संरक्षण में दिया हुआ है ऑफिशियल कामकाज के लिए। उसी तरह से अगर बात करते हैं जबकि उसके अनुच्छेद 346 में, तो 346 अनुच्छेद में क्या कहता है? 346 अनुच्छेद में कहता है 2 या 2 से अधिक राज्य चाहेगा अपन से सहमति से तो अपना एक मतलब एक दूसरे के भाषा में सहायता करने के लिए अपना ऑफिशियल कामकाज में प्रयोग कर सकता है। जबकि बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, तो इसका आज भी अपना ऑफिशियल क्या है? मतलब भाषा अंग्रेजी ही है। लेकिन अभी क्षेत्रीय भाषा में यानी कि मलयालम भाषा में अपना कोर्ट मतलब फैसला दिया है। कौन सा? तो केरल हाई कोर्ट ने अपना क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किया। हालांकि उसको ट्रांसलेट करने का, हालांकि उसमें बताया गया कि संसद चाहे तो अपना कानून बना के आगे तरह की इसको भाषा को लेकर कर सकता है। लेकिन जो मूल संविधान अंग्रेजी में चूंकि बना हुआ है, इसीलिए आज भी मतलब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट वगैरह में आज भी अंग्रेजी भाषा को ही ज़्यादा मान्य दिया गया है। उसी तरह से अनुच्छेद अगर बात करते हैं 350 वाला में, तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ कि हिंदी भाषा का प्रचार वगैरह से बारे में इससे संबंधित कहा गया है।
और हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे भाषा वगैरह में अगर हम बात करते हैं तो इसका भाषा को लेकर काफ़ी इसमें उस समय जो संविधान मूल बन रहा था उसके कारण बहुत सारे मतलब लोगों ने अपना तर्क वगैरह दिया हुआ था। इसलिए कारण से इसमें, क्योंकि भारत में क्या है कि अन्य बहुत सारे धर्म है, धर्म के साथ साथ जाति है, उसके क्षेत्रीय भाषा वगैरह है, तो जिसके कारण भाषा के आधार मतलब अथी में आज तक राष्ट्रीय भाषा में ये अड़चन बना हुआ है कि कौन से भाषा को राष्ट्रीय भाषा, क्योंकि हम लोग अगर उत्तर भारत की तरफ में बात आएंगे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हिंदी बोली जाती है, जबकि दक्षिण भारत की तरफ में जाएंगे तो अलग अलग राज्य में अलग अलग, जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा, कन्नड़ में कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, उसी तरह से केरल में मलयालम भाषा, तो ये सब क्षेत्रों में दबदबा है। तो इसलिए वो सभी भारत के ही अंग है। और उत्तर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में चलेंगे तो इंग्लिश भाषा का प्रयोग है, जबकि जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में उर्दू भाषा। इसी के कारण से काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है कि एक राष्ट्रीय स्तर का एक कौन सी भाषा को किया जाए, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। दूसरा नंबर पर अगर देखा जाए तो बांग्ला भाषा को बोला जाता है। उसी तरह से तेलुगु भाषा को क्या कहा जाता है, इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी अब बोले जाने लगी है तो हिंदी याद रखेगा, अंग्रेजी हो गया। 2 नंबर पे अब चीन का कौन सी भाषा है जो मंडारिन है वह हो चुका है। और तीसरे नंबर पे कौन सी भाषा के रूप में आती है तो याद रखेगा कि तीसरा वाला में थोड़ा सा अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। इसी तरह से क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट डिस्कशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, अपना जो तरह के कमेंट अगर आप देना चाहते हैं कोई मतलब कि और हम किस तरह के आपके लिए वीडियो लाए सहूलियत के लिए, तो आप उसमें कमेंट के रूप में भी अपना दे सकते हैं। और मेरा और भी वीडियो वगैरह हमारा प्ले लिस्ट में है, जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए चलते हैं। जय हिंद।